नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। नाला सोपारा पूर्व विजयलक्ष्मी नगर का 41 इमारतों का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां एक तरफ यहां पर लगातार तोड़क कार्यवाही शुरू है, मनपा का बुलडोजर एक एक कर इन 41 इमारतों पर चल रहा है, तो वहीं ऐसे में इस तोड़क कार्यवाही पर अब सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। बता दें कि शिव प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवक भी हैं, उनका एक आरोप है कि ये जो तोड़क कार्रवाई मनपा द्वारा की जा रही है, वो कहीं न कहीं गलत दिशा में की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तोड़क कार्रवाई का जो आदेश था, वो 22 नंबर वो सर्वे नंबर 22 से लेकर 32 तक था। लेकिन यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें जो तोड़ी गई हैं, वो सर्वे नंबर 33 से लेके 34 में थी, जिन पर तोड़क कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी महानगर पालिका का बुलडोज़र उन इमारतों पर भी चला, जो सर्वे नंबर 33 और 34 में बनाई गई थी। क्या है यह पूरा आरोप? आखिर इतना बड़ा आरोप महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पे क्यों लग रहा है? ये हम बातचीत करेंगे शिव प्रताप सिंह से और जानेंगे कि ये जो आरोप वो लगा रहे हैं वो किस आधार पर लगा रहे हैं। शिवाजी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपने आरोप लगाया है कि जो ये महानगर पालिका की तोड़क कार्यवाही जारी है 41 इमारतों पर, उसमें कुछ न वो गलत दिशा में ये तोड़क कार्यवाही हो रही है। तो इतना बड़ा आरोप लगाने के पीछे की वजह क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सर्वे नंबर 22 से लेके 32 तक तोड़ो हुँ, और महानगर पालिका 22 और 32 तोड़ रही है, हुँ, बराबर है। लेकिन महानगर पालिका 22 से 32 तोड़ते हुए ये 33 और 34 भी तोड़ दी। ये जो 34 नंबर है ये हुँ, सेठ विद्या मंदिर से लेके जो है हुँ, रेलवे ट्रैक तक जो है ये 34 नंबर है। हुँ, ये जो नाला है ये नाला को लग के 34 नंबर है और 33 नंबर है। हुँ। अब ये जानबूझ के तोड़ा जा रहा है किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए कि गलती से तोड़ दिया गया। अगर गलती से तोड़ दिया गया तो भाई आप इतने पढ़े लिखे अधिकारी हो, ये तो खरीदने वाले हैं कि गरीब हैं, बेकारी हैं, मजदूर हैं। आप लोग तो आईएएस ऑफिसर हो, एमपीएससी हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या आप लोगों ने एक सर्वे करा के आपको 22 से 32 तोड़ना चाहिए था? क्या जरूरत थी इनको बेघर करने की? और पहली बात तो जो है महानगर पालिका ये तो महसूल विभाग की जमीन है, ये महाराष्ट्र सरकार की जमीन है। ये कहते हैं हमको ये इसका तोड़ने का अधिकार ही नहीं है, तो क्यों तोड़ दिया इसको इन्होंने जो है। एक चीज, दूसरा चीज जो है, अगर आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश किया है कि अगर कोई बिल्डिंग, अगर कोई इमारत या कोई जमीन के ऊपर अगर 12 साल के ऊपर रहता है तो उसको आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो। तो आप किसके लिए इनको डिस्पोजेस कर रहे हो, किसके लिए इनको हटा रहे हो? किसी बिल्डर को पूरा प्लॉट देना है क्या? पूरा 33 नंबर और 34 नंबर पूरा खाली कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? अगर आप हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट के आदेश का पूरा पालन करो ना। ये अपने पावर का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो आप यहाँ? आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिस बिना पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं हाँ, कि 33 नंबर और 34 नंबर डीपी को प्लान पर है। तोड़क जिस कार्रवाई जिस का आदेश नहीं जिस पारित किया जिस गया था? डीपी प्लान के ऊपर हुँ, पूरी वसई विरार महानगर पालिका बनी है, वो डीपी प्लान की बात कर रहा हूँ। ये देखिए डीपी प्लान जो है हुँ। रेलवे ट्रैक से लेके सेठ विद्या मंदिर तक, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे दिखाई दीजिएगा। यही डीपी प्लान को लेकर तो पूरी वसई विरार महानगर पालिका चल रही है। इसी डीपी प्लान के तहत तो जो है ये डंपिंग ग्राउंड एसटीपी है। तो जब ये है तो ये क्यों नहीं है? सरकारी जमीन पर यदि अवैध तरीके से कोई बांधकाम किया गया है और सरकार को उस जमीन की आवश्यकता है, तो सरकार तो उस जमीन को खाली करवाएगी ना। तो उस पे इतना बड़ा आरोप प्रत्यारोप और उसको लेकर इतने सवाल क्यों? यहाँ सरकार की कोई परियोजना नहीं आ रही है ना। यहाँ कहाँ सरकार ने कहा है? ईएसटीपी प्लांट के तहत ही तो तोड़क कार्रवाई हाँ, तो हुई है और 22 से साथ ही साथ 32। जो खेडूत है, जो जमीन के मालिक हैं, उन्होंने भी अपनी जमीन के लिए याचिका दायर की है, जिसको हाई कोर्ट ने मान्य किया है और उसके आदेश पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। 22 से 32 ना, 33-34 पे कोई क्लेम नहीं है उनका। ना सरकार का कोई क्लेम है और ना वो पटेल परिवार का कोई क्लेम है। ये तो जबरदस्ती इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है इनके ऊपर जो है। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि हर कोई ये कह रहा है कि ये जो तोड़क कार्रवाई हो रही है, वो कहीं न कहीं किसी बिल्डर को लाभ पहुँचाने के लिए की जा रही है। यहाँ पर बड़े-बड़े टावर खड़े होने हैं। अगर ये तोड़क कार्रवाई होनी थी और इसको लेकर पहले भी शायद आपको याद हो ना हो, लेकिन हमारी कई बार फ़ोन पे चर्चा भी हुई है, जिसमें तब आपने इस तोड़क कार्रवाई का कहीं न कहीं विरोध नहीं किया था। आपने यही कहा था कि नहीं, सरकारी ज़मीन है और तोड़क कार्रवाई निश्चित है। तो आज अचानक इतनी सहानुभूति क्यों? सरकारी ज़मीन नहीं है, आरक्षित ज़मीन है। ज़मीन तो जो है आज भी पटेल के नाम पे है। अभी तक ये ज़मीन महानगर पालिका के नाम पे नहीं हुई है। हुँ। आज भी ज़मीन प्राइवेट है, मालिक उसका प्राइवेट है। आज भी ये टूटने के बाद इसके ऊपर महानगर पालिका का कोई अधिकार नहीं है, पटेल का अधिकार है। जब तक पटेल अपना 7/12 हैंडओवर नहीं करता है, तब तक ये ज़मीन महानगर पालिका की नहीं होगी और वो होना नामुमकिन है।
क्योंकि यहाँ पे जो है ये पटेल ने तो बेचा है विजय पुरुषोत्तम सालवी को, तो पटेल को तो 22 एकड़ मिलेगा ही नहीं, वो तो विजय पुरुषोत्तम सालवी लेके जाएगा। तो जो 10-12 एकड़ जो जमीन है वो पटेल की होगी, ना कि महानगर पालिका की। तो सरकारी जमीन नहीं है, जमीन आरक्षित है। दूसरा, महानगर पालिका की एक बहुत बड़ी गलती है, जब सिडको ने यहाँ पे प्लानिंग लाया 1990 में, ये डीपी प्लान कितने लोग जानते हैं? बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, बहुत गिने कम। चुने लोगों को हाँ, मालूम ये होगा। डीपी प्लान सिर्फ बिल्डर लोग को पता है, हाँ, या तो कुछ वकील लोग को पता है, या तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी लोग को पता है। जिसकी जमीन है ना, उसको भी नहीं पता डीपी प्लान क्या है। तो इनको पहला तो जब आपने आरक्षण डाला या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आरक्षण डाला, ये मेरा रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि अगर आप कोई भी जमीन आरक्षित लाते हो तो उसके ऊपर आप एक स्टैंपिंग सिस्टम रखो, जैसे भारत सरकार करती है। भारत सरकार का कोई परियोजना कहीं जा रहा है तो उनका 7/12 में ठप्पा लगता है कि यहाँ से ये मेट्रो ट्रेन जाएगी या बुलेट ट्रेन जाएगी। लेकिन ये टाउन प्लानिंग जो वसई विरार महानगर पालिका की है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, पूरा 7/12 कोरा है। 7/12 पे कहीं नहीं लिखा है कि ये एसटीपी रिजर्वेशन है कि डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन है। खरीदने वाला गरीब आदमी ने क्या देखा, पटेल की जमीन है, मालिक की जमीन है, बिल्डिंग बनी है, घरपट्टी मीटर लगा है, जो है उन्होंने घर खरीद लिया। ये इनका नक्शा इनके कंप्यूटर में दबा हुआ है, इनके पास इसकी हार्ड कॉपी भी नहीं है महानगर पालिका के पास। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो तोड़क कार्रवाई को लेकर जिस तरीके से महानगर पालिका की गलती है, चूंकि शुरू से ही महानगर पालिका ने अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया है और अधिकारियों ने अपनी जेबें भरी, मोटी रकम वसूली है और उसके बाद उन्होंने अपना आर्थिक लाभ देखा और जिसके शिकार यहाँ पर गरीब परिवार हुए। तो आपको नहीं लगता कि हर कोई सिर्फ एक जो बीजेपी है, बीजेपी के ऊपर जिस तरीके से आज आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई इनके शासनकाल में ये तोड़क कार्रवाई, आपको नहीं लगता कि जिस बिल्डर सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता और साथ ही साथ बहुजन विकास आघाड़ी जो उस वक्त सत्ता में थी, ऐसे लोगों के ऊपर भी जो वहां पर नगर सेवक थे या विधायक थे या फिर जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जिन्होंने इन अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उनकी संपत्ति पे उनकी संपत्ति को जब्त करके और उससे जो वसूल किया जा रहा है, जो धन वसूल होता है, वो इन गरीबों के हिस्से में जितना उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। इस पर आवाज कोई नहीं उठा रहा है, सिर्फ बीजेपी 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 चल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि अभी यहाँ पे वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव है। बीजेपी के ऊपर दोष इसके लिए दिया जा रहा है कि जो वसई की विधायक है स्नेहा विवेक पंडित, उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया, वो यहाँ पे नहीं आई, वो पत्रकारों को जवाब नहीं दे रही हैं, वो कुछ प्रयास नहीं कर रही है, तो सिर्फ उनके नाते बीजेपी बदनाम हो रही है। बाकी यहाँ पे राजन नाईक आए, उन्होंने कोशिश किया, ठीक है, अकेले विधायक है, नहीं सुना होगा उनका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, या तो हो सकता है वसई के विधायक का कुछ यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता हैं विवेक पंडित, उनके कार्यकाल में 41 बिल्डिंग बनी थी। हो सकता है कि अब कोई तो शक्ति है जिसकी वजह से जो है ये डेमोलेशन हो रहा है। और रही बात, ये डेमोलेशन का आदेश विधानसभा चुनाव के पहले आ चुका था, लेकिन चुनाव होने के नाते महानगर पालिका और पुलिस यंत्रणा अवेलेबल नहीं थी तोड़ने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट को कहा कि हम चुनाव के बाद इसको तोड़ेंगे। हाँ, तो अभी कैसा है, खाली वो स्नेहा विवेक पंडित की वजह से इसकी भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो रही है कि क्योंकि वो यहाँ पे समय नहीं दे रही। बाकी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तो यहाँ मेहनत की है ना, मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत का कुछ रिजल्ट नहीं आया ना। अगर आपने मेहनत किया और उस मेहनत का कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो उस मेहनत का कुछ मतलब तो निकलता नहीं है। और जिस तरीके से आप लगातार यदि आपको भी इससे पहले सारी जानकारियां थी, तो जिस तरीके से आज आप एक्टिव हो रहे हैं, ये अगर शायद आपने पहले आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जब आपको इतना पूरा नॉलेज था, जानकारी थी, तो आपको भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज आप एक्टिव हो रहे हैं, अगर ये पहले शायद आप भी एक्टिव हुए होते तो कुछ राहत मिल सकती थी। जिस तरीके से मैंने देखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी या आपने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, आपने बोला था कि राजन नाईक को यदि मुख्यमंत्री समय नहीं देते तो हम दिलवाते। यदि आपके पास वो आप कैपेबल थे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी कहीं गलती है, कहीं आप भी अपनी समाज सेवा से चूक गए, आपको भी कहीं प्रयासरत होना चाहिए था? ऐसा है कि जब दूसरे पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सुनिए एक्चुअली कैसा है कि जब ये पिटीशन फाइल हुआ हाईकोर्ट के अंदर, तभी मैंने इनको आके बता दिया था कि देखो आप लोग के खिलाफ जो है पिटीशन फाइल हो गया है और आप लोग को पार्टी नहीं बनाया गया है, और जब भी हाईकोर्ट का आदेश आएगा तो ये सब साफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक शंकर मंदिर है, वहाँ पे आके 2-4 लोग यहाँ मेरे परिचित थे, उनको मैं आके कहता था कि आप लोग एक काम करो, आप लोग एक काम करो कि
41 बिल्डिंग है ना, 41 वकील खड़ा करो। हाई कोर्ट में जिस दिन तारीख हो 41 वकील खड़ा करो और एक एक बिल्डिंग का एक एक जो है वकील हाई कोर्ट को बतावे कि क्या विषय है, कैसे बना, क्या बना। और मैंने ये कहा कि भाई आप लोग ये भी मांग करो कि MPID कानून के तहत जो है ये जो बिल्डर लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्डर की बात कोई नहीं हाँ, कर रहा है। क्योंकि आपका पैसा उनके खाते में गया है, MPID कानून के तहत उनका खाता वगैरह सीज हो, उन्होंने जो संपत्ति वगैरह बनाई होगी उससे आप लोग का पैसा रिटर्न होगा। लेकिन हुआ ऐसा कि यहाँ पे जो है नवीन दुबे जी आ गए और उन्होंने यहाँ नहीं नहीं, सर्वपक्षी लोग आए थे, सर्वपक्षी लोग आए जो थे। पैसा दिया उसका नाम लूंगा ना मैं। उन्होंने यहाँ 25,000 रुपये कुछ बेचारे लोग को दिए और वो लोग फिर जो है धरना मोर्चा करना चालू कर दिए। अब देखो मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने कानून की पढ़ाई की है, तो मुझे पता है कि जब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो धरना मोर्चा करने से कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा, ये धरना मोर्चा की बात की तो धरना और मोर्चा को सबसे ज्यादा बढ़ावा किसने दिया? आगरी सेना के कैलाश पाटिल का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं धरना और मोर्चा जो प्रदर्शन हुआ उसको सबसे ज्यादा अधिक बढ़ावा उन्होंने दिया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई? दोनों जन ने जो है धरना मोर्चा किया। ठीक है, उस समय विधानसभा चुनाव नजदीक था तो दोनों जन विधायक के इच्छुक उम्मीदवार थे नालासोपारा विधानसभा से। तो क्या है, ये गरीब लोग मिले उनको फोकट में यहाँ वहाँ लेके जाने के लिए, तो दोनों जन ने अपने अपने कार्यक्रम में इनको बुलाया। मतलब राजनीतिक रोटियां सेकी गई? नहीं, उसमें प्रयास भी किया कैलाश पाटिल ने कि हो सकता है एकनाथ शिंदे इनकी बात सुने, और मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह उन्होंने उल्लासनगर में GR निकाला उस तरह कोई GR निकाल देंगे। आज जो हमारे मित्र चेतन भोईर जिस ऑर्डर को लेके हाईकोर्ट में रिट फाइल किए हैं, PIL फाइल किए हैं, PIL नंबर 5155 2025 आप ऑनलाइन देख सकती हो, तो वो कैलाश पाटिल की देन है कि वो एक ऑर्डर भी आया। बाकी नवीन दुबे को तो टिकट मिला नहीं बसे विधानसभा से, तो वो गायब हो गए यहाँ से। ये पारिवारिक खुन्नस तो नहीं निकल रही है ना? कौन सा पारिवारिक खुन्नस भाई? नहीं होता है ना कि सिर्फ मतलब एक ही विधायक को टारगेट किया जा रहा है, दूसरे विधायक के आंसू पे पिघल जा रहे हैं आप। राजन नाईक यहाँ आए थे ना, जी। स्नेहा विवेक पंडित आई, नहीं। ये आप लोग ही बोल रहे हो, आप लोग के चैनल पे विधायिका भाग रही हैं, जी। तो भैया आप लोग मेरे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हो? आप लोग दिखा रहे हो, वही मैं देख रहा हूँ। अभी मैं तो मोर्चे में गया नहीं था, आप लोगों ने ही दिखाया कि रुपेश भी खड़े थे बगल में, हाँ। किरण भोईर भी खड़े थे, सारे पक्ष कैलाश एक पाटिल साथ भी आए, खड़े थे, सारे पक्ष खड़े थे, तो सारे पक्ष को जो है मिलके हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं किया सारे पक्षों ने? जवाब देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है ना। अभी तो विधायक चुन के आ गए तो क्या जरूरत है? 5 साल अभी जो है फर्स्ट क्लास पगार खाना है, उसके बाद पेंशन खाना है। अभी आपको पता है वसई के विधायक और नालासोपारा के विधायक के ऊपर सरकार कितना खर्चा हो रहा है? महीने का 10 से 15 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। ये लोग कर क्या रहे हैं? समुद्र किनारे कोई झाड़ू मार रहा है, सम्मान समारोह और कोई रोड पे नाच गाना करवा रहा है। अरे विधायकों, विधायक का अधिकार क्या है पहले वो तो पढ़ लो। हम लोग गांव में नहीं रह रहे हैं, हमको नाच गाने की जरूरत नहीं है, गांव वालों को जरूरत है। हम महानगर पालिका में रह रहे हैं। अब तो गांव में भी लोग इतने समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि किसी के दुख पे कैसे शोक व्यक्त करना है या नाच गाना करना है। हाँ, तो भी उतना सेंस होना चाहिए, इतना उम्र हो गया आप लोग का, 2-4 कहना चाहिए पहले वो तो जान लो। अभी यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं है, 2 फ्लाईओवर नालासोपारा में पास है, वो फ्लाईओवर नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे स्कूल नहीं है। ये कब करेंगे? आने वाले 5 साल में? क्या अभी तो हमारा 5 साल ही हुआ है, और एक मौका दे दो। हितन ठाकुर समझाया क्या वसई तालुका की जनता को? हितन ठाकुर को मौका दिया, वो कुछ कारण था, डर था, भय था, और वो 30-35 साल चुन के आ गए। अब जागरूक जनता है, जैसे हितन ठाकुर को उठा के फेंक दिया ना, ऐसे तुमको उठा के फेंक देंगे। अभी जिस तरीके से यहाँ पर आपने आरोप लगाया कि 33-34 सर्वे नंबर पे तोड़क कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी तोड़क कार्रवाई हुई और यहाँ पर भी मतलब सैकड़ों लोग बेघर हुए। तो अब इनके पुनर्वसन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ रास्ता निकाला जा सकता है और किस तरीके से इनको सहयोग किया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी देखो ये दोनों विधायक तो कुछ करने को तैयार नहीं है। अगर ये दोनों विधायक गए होते देवाभाऊ के पास तो एक GR निकल जाता और इसी 33-34 पे सबका सारे कानून के तहत सबको घर मिल जाता। लेकिन अभी जो एडवोकेट चेतन भोईर हैं वसई के, उन्होंने जो PIL किया है, PIL नंबर 5155 2025, अभी उससे आशा है कि वो ऑर्डर में अगर जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया कि उन्होंने PIL किया है, अगर उसमें जज साहब ने आदेश कर दिया तो हो सकता है इन सारे लोगों को इस 33-34 के ऊपर जो है पुनर्वसन किया जा सकता करके मिल जाए। लेकिन उन्होंने पिटीशन में ये मांग नहीं किया है
कि 33-34 पे रिहैब किया जाए, वो रिहैब की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये अमेंडमेंट करके इसके ये सर्वे नंबर डालेंगे तो ही रिहैब मिलेगा, वो यहाँ मांगेंगे रिहैब तो नहीं मिलेगा जो है। तो कुल मिला-जुलाकर जो कुछ ये जो तोड़क कार्रवाई हुई है, इस तोड़क कार्रवाई को रोका जा सकता था। जैसा अभी आपने बोला कि रिहैब की जो प्रक्रिया है, उसकी जो माँग उनको उचित माँग करनी चाहिए थी, वो उन्होंने अपने पीआईएल में नहीं किया है। तो कहीं न कहीं इस तरीके से जिस तरीके से 2.5 साल का समय बीता, अगर वो 2.5 सालों में अगर सही तरीके से, सही राह पे चलते हुए अगर कानूनी कार्रवाई की गई होती, तो शायद यहाँ के लोगों को यहाँ पे राहत मिल सकती थी। देखो, कोर्ट से आप जो मांगोगे वो देंगे। आपके प्रेयर में जब लिखा ही नहीं 33-34 में इनको रिहैब करो, तो कोर्ट तो कैसे रिहैब करेगी? जो प्रेयर में मांगोगे वही कोर्ट देने वाली है। अगर भोईर साहब बोलेंगे कि 22 से 32 में रिहैब करो, तो कोर्ट उनका रिजेक्ट कर देगी, कुछ उनका सारा मेहनत खराब हो जाएगा। तो मेरा भी उनको रिक्वेस्ट है कि आप अपने पीआईएल के पिटीशन में अमेंडमेंट करो कि जो है ये 33 और 34 में रिहैब करो पूरे लोग को। बहुत बड़ा प्लॉट है, सब लोग यहाँ पे रिहैब हो जाएंगे। अभी आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि जिस तरीके से अब आप अग्रेसिव हो रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आप बाइट दे रहे हैं, अब आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी? देखिए, अभी जो मैं कोशिश करने वाला था वो चेतन भोईर ने कर दिया, हुँ। पीआईएल उन्होंने कर दिया। मैं पीआईएल की तैयारी में लगा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मैंने सोचा प्रेस का जो भी कटिंग वगैरह है, वो सब लेके मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। लेकिन हाई कोर्ट वो चले गए हैं, तो अभी हाई कोर्ट में उनके साथ में मिलके जो मदद किया जा सकेगा उनको मदद करूँगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर लिखूँगा कि 33 और 34 पे आप रिहैब करो। यहाँ से मैं हर हफ्ते का मेरा लेटर जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय में कि इनको आप रिहैब करो 33 से 34 पे और चेतन भोईर को मदद किया जाएगा जो भी होगा हाई कोर्ट के अंदर। ये थे शिव प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो महानगर पालिका की जो तोड़क कार्रवाई हुई है, वो भी गलत तरीके से की गई है। यहाँ पर तोड़क कार्रवाई का जो आदेश था, वो सर्वे नंबर 22 से लेकर 32 तक था। 33-34 को इनको छोड़ना चाहिए था और साथ ही साथ जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, उनके पास उनका कहना है कि एविडेंस भी है और यहाँ पर अब जिस तरीके से शिव प्रताप सिंह की एंट्री हुई है, जिस तरीके से वो अब आगे आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, लोगों को राहत देने की बात कह रहे हैं। तो अब देखना ऐसे में ये होगा कि यदि मनपा ने गलत तरीके से तोड़क कार्रवाई की है, तो जिन महानगर पालिका के अधिकारियों की देखरेख में या आयुक्त अनिल कुमार पवार की देखरेख में जो ये गलत तोड़क कार्रवाई है, उस पर कोर्ट क्या कुछ आगे अपना कानूनी कार्रवाई करती है और क्या कुछ यहाँ पर जो इन 34 और 33 और 34 नंबर के जो रहने वाले लोग थे, जिनकी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, गलती से ही सही लेकिन तोड़ी गई हैं, तो उन लोगों को अब क्या कुछ राहत मिलती है, उनके पक्ष में क्या कुछ निकल कर आता है। साथ ही साथ क्या यहाँ पर जिस तरीके से 41 इमारतों के लोग बेघर हुए हैं, लगातार बेघर हो रहे हैं, उनको क्या कुछ कोर्ट की तरफ से भी जो बात कही गई है रिहैब करने की, उसमें क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है और ये जो तोड़क कार्रवाई है विजयलक्ष्मी नगर में 41 इमारतों का, ये क्या कुछ नया मोड़ लेता नजर आता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।